दोस्तों, आंखें हमें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी रंगों से भरी है। इसकी कीमत अनमोल है और आज के डिजिटल युग में आंखों की सेहत का महत्व अधिक बढ़ गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट SGPGI प्रोफेसर डॉक्टर रचना अग्रवाल जी को। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइट क्या होती है। साइट ऑब्वियसली दृष्टि होती है, दृष्टि जिससे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं और हमें पता रहता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर दृष्टि है तभी जीवन है, दृष्टिहीन जीवन से खराब क्या ही होगा। दृष्टि बेसिकली हमें पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रखती है। साइट की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है। साइट की क्वालिटी बेसिकली जो साइट की क्वालिटी होती है वो ये होती है कि हम कितनी दूर से जो हमें दिखना चाहिए वो देख पा रहे हैं या नहीं, जिसको स्नेलन्स चार्ट से हम मेजर करते हैं। 6 विजन मतलब जो हमें 6 मीटर से दिखना चाहिए। रचना जी, हमने क्वालिटी ऑफ विजन की बात करी, तो ये जो क्वालिटी ऑफ विजन होता है इसमें कमी क्यों आने लगती है। देखिए, हमारी जो आंखें हैं वो पूरा देखने के लिए है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ विजन या फिर हमारा विजन में कमी हो जाती है। तो अगर हम बच्चों से स्टार्ट करें तो रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे की नीड, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ विजन कम होती है। फिर हम बड़ों में जाएं तो फिर ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, डायबिटीज़, ये सब हैं जो कि साइट को हमारे अफेक्ट करती हैं और उनकी जो क्रिस्पनेस है वो कम करती हैं। तो अगर हम एक एक बीमारी को लें तो ग्लोकोमा 40 साल के बाद होता है। इसमें क्या होता है, आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है। आँखों का प्रेशर बढ़ने से उतना साइट अच्छा नहीं रहता है, हमारा एक ट्यूबुलर विजन हो जाता है अल्टीमेटली, मतलब हमारी साइट में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है। कैटरैक्ट एक नॉर्मल एजिंग बीमारी है। जिस तरह से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं उसी तरह से हमारा लेंस, जो कि एक पारदर्शी चीज़ है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है और हम सब देख पाते हैं, तो वो भी सफ़ेद हो जाता है और उसके सफ़ेद होने की वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ विजन कम होता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है डायबिटिक रेटिनोपैथी। आजकल डायबिटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है और एक 40-50 के बाद इतने सारे लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। डायबिटीज़ जो बीमारी है वो प्राइमरीली आँखों को और किडनी को अफेक्ट करती है। तो आँखों की जो विजन की क्वालिटी है वो भी डायबिटीज़ में कम हो जाती है। इसके अलावा बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन मेजर यही है। मैम, अगर बच्चों की बात करें तो हम उनकी आंखों की केयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, बच्चों की आंखों की बात करें तो सबसे पहले बच्चा जब स्कूल जाने से पहले एक बार उसका आंखों का चेकअप होना चाहिए, जिसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं, कि उसको क्या पूरा दिखता भी है या नहीं। पता चला बच्चा स्कूल में गया, उसको ठीक से ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिख पाया, और वो बच्चा इतना छोटा होता है कि वो तो ये नहीं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। उससे क्या होगा कि बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में कम होगा और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्यों कम हो रहा है। तो बच्चों को एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए प्री स्कूल स्क्रीनिंग में, जिससे कि हमें पता चले कि उसकी नज़र में कोई कमी तो नहीं है। बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बच्चों की आंखों का रेटिना का विकास है वो लगभग 9-10 साल तक होता है। तो अगर उनको कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या कोई भी चश्मे की ज़रूरत है तो हमें टाइम से उसको डिटेक्ट करके और चश्मा लगा देना चाहिए। बच्चे अगर सही समय पे चश्मा नहीं लगाएंगे तो उनका परमानेंट रेटिना का विकास को हार्म हो सकता है, वो क्षतिपूर्ण हो सकता है। तो इस वजह से हमें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका प्रॉपर रिफ्रैक्टिव एरर चेक किया जाए। खासकर जो माँ बाप चश्मा लगाते हैं उनके बच्चों को बहुत चांसेस होते हैं कि वो भी चश्मा लगाएं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग है जो बच्चों में होनी चाहिए। मैम, अगर फ़ोन यूज़ करने की बात करें तो ये कैसे हमारी आंखों को या बच्चों की आंखों को इफ़ेक्ट करता है। फ़ोन यूज़ करना चाहे पास से करें या दूर रख के करें, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि फ़ोन से क्या होता है, केवल आंखों का ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी ये बच्चों को चिड़चिड़ा बना देता है। और मैंने तो देखा है कि बहुत बच्चों को मानसिक बीमारियां भी हो गई हैं लगातार फ़ोन के इस्तेमाल से, क्योंकि ये एक एडिक्टिव चीज़ होती है और लगातार फिर बच्चे को वो चाहिए होती है। इसमें माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। कई बार माँ बाप को लगता है कि अरे हमें देखना पड़ेगा तो मोबाइल पकड़ा तो अपना बच्चा चुप है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। बच्चों को मोबाइल की बिल्कुल आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आँखों की अगर हम बात करें तो आँखों में स्ट्रेन होता है, बच्चों को पानी गिरता है, और इवन अगर आप ज़्यादा देर तक पास का मोबाइल देखते रहेंगे तो आपका नंबर भी बढ़ सकता है। मतलब इसमें इंड्यूस्ड मायोपिया या नंबर बढ़ने की भी एक वो
प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा ये होता है कि हमारा जो मोबाइल की रेस जो निकलती है, ब्लू लाइट निकलती है, ब्लू लाइट जो होती है वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के पास है। वैसे तो नेचुरली सन से भी ब्लू लाइट निकलती है। ब्लू लाइट हमें ये बताती है कि इस समय दिन हो रहा है। हम रात में भी अगर मोबाइल में ब्लू लाइट अपना देखेंगे तो उससे बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि अब दिन खत्म हो गया है और अब रात शुरू हो गई है, तो उसका बेसिक सर्केडियन रिदम भी बिगड़ जाता है। और अगर स्लीप डिप्राइव्ड बच्चा होगा तो उसमें और अनेक परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से मोबाइल तो एक ऐसी चीज है जो बच्चों से बिल्कुल ही दूर रखनी चाहिए। मैम, ओपीडी में आप एलर्जी के भी बहुत सारे केसेस देखती होंगी, तो कौन सी दवा है जो उसमें हेल्प कर सकती है और इसके बचाव क्या क्या हैं? देखिए, एलर्जी इस समय बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले जहां ओपीडी में 2 पेशेंट आते थे, अब आजकल 20-25 पेशेंट हर ओपीडी में एलर्जी के आ रहे हैं। एलर्जी के कई कारण हैं। एलर्जी का कारण डस्ट हो सकता है, एलर्जी का कारण पोल्यूशन हो सकता है। बच्चों में खासकर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, धूल मिट्टी होती है, प्लस पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज। पहले इतना पोल्यूशन नहीं था तो पहले एलर्जी के केसेस कम थे। एलर्जी का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं, एलर्जी का क्योर सिर्फ बचाव ही है। हमें उस चीज़ से जिससे एलर्जी है उससे बचना चाहिए। तो बचाव का ये है कि धूल में ना भेजे बच्चों को। पोल्यूशन का तो ये है कि अब ये तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप होती है, वो बच्चे डाल सकते हैं, बट इट इज़ बेटर कि बच्चे अभी ना डालें, बिना डॉक्टरी सलाह के अपनी तरफ से ड्रॉप्स ना डालें। बाकी सन ग्लासेस पहन सकते हैं, चाहे बच्चे या बड़े बाहर निकले तो सन ग्लासेस पहन सकते हैं। इट विल प्रिवेंट पोल्यूशन, और यही मेन कारण है। बाकी ठंडी सिकाई से एलर्जी कम होती है, बट हाँ, एलर्जी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और एलर्जी का कारण मेन पोल्यूशन है। मैम, अगर रेगुलर चेकअप की बात करें तो ये कितना बेनिफिशियल होता है आई केयर में? किसी भी चीज़ में रेगुलर मेडिकल चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें रिफ्रैक्टिव एरर के लिए स्क्रीन कराना चाहिए। जब हम बड़े होते हैं तो हमें ग्लोकोमा के लिए स्क्रीन कराना चाहिए, कैटरैक्ट के लिए स्क्रीन कराना चाहिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए स्क्रीन कराना चाहिए। तो हर उस पे एक रेगुलर डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार आप अपने डॉक्टर के पास जाके एक प्रॉपर आई चेकअप करा सकते हैं। मैम, अगर डायग्नोस्टिक में बात करें तो इसमें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और एआई कैसे हेल्प कर रही है इन सब चीज़ों में? देखिए, अब तो एआई बहुत ज़्यादा, एआई हैज़ कम इन अ बिग वे। तो सब चीज़ एआई ड्रिवन ही हो गई है। बट ऑब्वियसली बेसिक एक क्लिनिशियन का एक्यूमेन को कुछ नहीं रिप्लेस कर सकता। एक डॉक्टर को तो देखना ही पड़ेगा। एआई इंटरप्रेट करने के लिए भी डॉक्टर चाहिए, मशीनें इंटरप्रेट करने के लिए भी डॉक्टर चाहिए। तो एक डॉक्टरी सलाह तो इम्पॉर्टेंट है ही। कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्लोकोमा है, उसमें आपका पेरीमेट्री करते हैं जिससे पता चलता है कि आपकी साइड की विजन कितनी कम है। तो वो एक मशीन से होती है, टेक्नोलॉजी से होती है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन डॉक्टर ही करते हैं। मशीनें बहुत आ चुकी है, लेकिन अब जैसे आपका हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है तो ओसीटी मशीन होती है, उससे डायबिटीज़ का कितना असर है सब देखते हैं। बट टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक एक क्लिनिकल एक्यूमेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा, और ये जितनी भी चीज़ें हैं डॉक्टर को और ज़्यादा देखने में मददगार होती हैं। मैम, हेडेक एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों में और बड़ों में? देखिए, हेडेक एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा अलग ही ब्रांच है, इन द सेंस कि हेडेक एक बहुत जनरलाइज चीज़ है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसका साइनसाइटिस से लेके ब्रेन ट्यूमर से लेके और आँखों में रिफ्रैक्टिव एरर और प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ आँखों की बात करें तो उसमें मेन बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे की ज़रूरत। हमें बच्चों में क्या होता है कि उनको चश्मा है, वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको उलझन होगी और उनके सर में दर्द हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रेन करेंगे देखने के लिए। तो बच्चों में मेन कॉज रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है। बड़ों में ग्लोकोमा एक सर दर्द का इंपॉर्टेंट कॉज है। बाकी ब्रेन ट्यूमर या आई ट्यूमर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है सर में दर्द का। ये सारा अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सारा स्क्रीन करके रूल आउट करेगा। अगर कुछ नहीं होता तो अल्टीमेटली माइग्रेन भी एक कॉज होता है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज हो। वो डिपेंड करता है कि क्या आपका सिम्टम्स है और किस तरह का हेडेक है आपको। खान पान की अगर बात करें तो हमें डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जो हमारी आंखों की केयर के लिए बेनिफिशियल हो? देखिए, डाइट तो अच्छी लेनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो हम एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन गोलियां खा रहे हैं, बेटर ये है कि हम अपने डाइट में ही इतना सुधार कर दें कि हमें ऊपर से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े। हरी सब्जी, फल, ये सब तो हर कोई बोलता है, इसका कुछ तो मतलब होगा। तो इसलिए एवरीथिंग जो आपका नॉर्मल विटामिन और मिनरल्स हैं, ये आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। और सब्जी फल का आप अपने डाइट में रखिए और बैलेंस्ड डाइट का सेवन कीजिए। चलते चलते अब आप हमारे श्रोताओं को, हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी आंखों की केयर करें, उन चीज़ों को ना करें जो उनकी आंखों को हार्म कर रहे हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि टू मच ऑफ मोबाइल यूज़ फ्रूटलेस है। मतलब इतना अगर आप मोबाइल का यूज़ करेंगे तो आपके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो भी ख़राब होंगे,
और आपकी आंखों पे, ब्रेन पे, सब पे असर पड़ेगा। तो बेटर ये है कि मोबाइल दूर रख के कॉपी पेंसिल पकड़िए और बुक रीड करिए। तो बुक रीड करने इज मोर बेनिफिशियल देन मोबाइल रीडिंग, क्योंकि मोबाइल में मैंने देखा है बच्चे रील पे रील देखते हैं, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है। या तो मोबाइल पे आप पढ़ाई का काम करें, और वो भी एक सर्टेन फिक्स पीरियड पे, क्योंकि क्यों आप मोबाइल स्क्रीन को अननेसेसरी यूज़ करेंगे। उसकी जगह आप किताबें पकड़िए, किताबों को पढ़िए ना। रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।